अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ आज मरियम नवाज साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के वक्त मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत से कोई डील नहीं हुई है। इंतहाई सख्त बरहमी का इजहार किया और सख्ती से तरदीद कर दी। क्यों डील होगी, किसके साथ होगी, क्या हम पागल हैं कि इनके साथ डील करेंगे जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है। साथ ही ना सिर्फ ये बात की बल्कि इसके अलावा भी एक और हुकूमत के ऊपर एलिगेशन लगाया और वो कहा कि लग रहा है कि हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी कर ली है। मजीद क्या कह रही थी, पहले आइए वो आपको सुनवा देती हूँ। चॉइस सिर्फ और सिर्फ अवाम की होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस कोई मायने नहीं रखती। इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस जब इमरान खान की सूरत में कौम पर मुसल्लत की जाती है, उसका जो नतीजा है वो आज पूरी कौम ने देख लिया। ये तो मेरा ख्याल है नामुनासिब सवाल है, क्यों डील होगी भाई और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद? ये वो उनका बयानिया है जो आज वो फरमा रही थी। मैंने उन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, आपको शॉर्ट सुनवाना बेहतर समझा। एक मरतबा फिर आज इदारों के ऊपर भी उंगली उठा रही थी और इदारों को मुबैना तौर पर बीच में लेकर आ रही थी इस सारे इलेक्शन के मामले में। दूसरी तरफ जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं आज कि जी पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले वज़रा मुस्ताफ़ी हो जाएं। 2 साल गुजरने के बावजूद दारो गवर्नेंस में इस्लाहात नहीं आई हैं, खुद इस बात को अग्री करें। साथ ही एक नया शोशा हुकूमत की तरफ से आज छोड़ा गया है और इसको मैं शोशा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 3 साल का वक्त हो गया और हम ये सुन रहे थे ऑपोजिशन में जब ये हुकूमत थी कि जी हम आते ही सबसे पहले गवर्नेंस को कंट्रोल करेंगे और ऑस्टेरिटी, एक लफ्ज़ आपने सुना था जैसे ही ये हुकूमत आई थी, एक नई आप लोगों की और इस कौम की डिक्शनरी में एक नए वर्ड का इजाफा हुआ था और वो था ऑस्टेरिटी मेजर्स का। ऑस्टेरिटी मेजर्स का मतलब ये होता है कि कम खर्च बाला नशी जिसको कहते हैं। उर्दू का ये बहुत एक सही मुहावरा है जो कि इसका ये मतलब होता है, यानी कि आपने जो है अपने एक्सपेंसेस को कर्टेल करना होता है। तो जहाँ एक्सपेंसेस की बात हुई थी तो वहीं वज़ीर आज़म से लोग ये एक्सपेक्ट करते थे शायद कि वो साइकिल पे जाएंगे, उनके प्रोटोकॉल्स कम होंगे, वो गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, लोगों के लिए ओपन किया जाएगा, इतनी ज़्यादा बड़ी जगहों को जो है वो कम किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली थी इस हुकूमत ने। अब वो 3 साल तक तो चूंकि उसके ऊपर क्रिटिसिज्म रहता रहा मीडिया की तरफ से भी, ऑपोजिशन की तरफ से भी कि आप ये सब कहते थे, लेकिन अब जाके आफ्टर द 3 years द प्राइम मिनिस्टर इज हिमसेल्फ अनाउंसिंग इट अगेन एंड ही हैज सेड इट कि जी अब हम जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके ऊपर नई जो अब कैबिनेट मीटिंग होगी यानी कि नेक्स्ट ट्यूसडे को, क्योंकि आज ये हुई है इनिशियल लेवल पे, आज बात हुई है, फवाद चौधरी साहब ने उसकी ब्रीफिंग दी थी कैबिनेट मीटिंग के बाद और ये भी कहा है कि जी अब हम अपने वज़रा को कहेंगे, खास तौर पे जो हुकूमती अरकान हैं, गवर्नर हैं और जो वज़रा आला हैं, उनको भी खास तौर पर, मैं खुद भी जो निजी प्रोग्राम्स और तकरीबात में जाऊं और वैसे भी जब कहीं आऊँ जाऊँगा तो हम ऑस्टेरिटी मेजर्स के तहत अगेन वही कि हम अपने प्रोटोकॉल्स कम कर देंगे। तो ये 3 साल के बाद अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अगेन आगे आप इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं। अगेन लोग ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे आज इस पर बड़ी बहस छिड़ी रही पूरे दिन कि अब क्यों, वाई आफ्टर द 3 years, वाई नॉट सिंस द डे 1, just because of it that you are wrapping up this 5-year tenure and then you going for the another next tenure of elections. well इसके ऊपर हम बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने आज लेकिन एक और बात भी की जी, वो बड़ी इंतहाई अहम थी, वो ये उन्होंने के बलूचिस्तान, चूंकि मैंने कल से आपने देखा गवादर के ऊपर जो नया फेज 2 का वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया है, दैट वाज अनदर गुड इनिशिएटिव, लेकिन उसके ऊपर जो फवाद चौधरी साहब ने आज फिर कहा है कि जी जो बलूचिस्तान में जो नाराज लोग हैं और जो जो अस्करियत पसंद का हमने कल भी बात की थी कि उन लोगों से दोबारा वज़ीर आज़म कह रहे हैं बात की जाए और ये होना भी चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान को बार बार हम कहते आए, रिपोर्ट करते आए सालों साल से कि जी बड़ा निगलेक्टेड सूबा रहा है वो और उसके ऊपर काम होना चाहिए है। इसके ऊपर भी जी आज हम बात करेंगे। एक चीज़ और इंतहाई अहमियत की हामिल है जो कि आज हुई है, वो ये कि लियाकत शाहवानी साहब ने, जो कि बलूचिस्तान के स्पोक पर्सन है, आज एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है। वो एलिगेशन ये लगाया है कि 20 साल से वो ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो बलूचिस्तान का पानी चोरी करी है
और एक धमकी भी दे डाली है हाथ के हाथ, वो ये कि हब डैम का पानी बंद कर दिया जाएगा अगर सिंध हुकूमत ने ये कार्रवाई ना रोकी। साथ ही सुहेल अनवर सयाल साहब ने इसके रिबटल में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी बात की और तरदीद की कि जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम तो नहीं चोरी कर रहे पानी। लेकिन आया क्या इस सिचुएशन में, चूंकि एक इदारा होता है इरसा का, वो बीच में सारा ये सब मैनेज करता है, लेकिन अगेन फिर क्या बलूचिस्तान और सिंध हुकूमत के माबैन क्या ये तकरार आ जाएगी एंड अगेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होंगे ड्यू टू दी फेडरल, क्योंकि ये मामला भी हल नहीं हो रहा पानी का। और वज़ीर आज़म साहब खुद भी कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म साहब ये खुद भी इस बात को कह चुके हैं कि पानी का जो मामला है वो आगे जाके बहुत ही जल्द सर उठाने वाला है, किल्लत बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसके पेश नज़र क्या इक़दाम होंगे, व्हाट वुड बी द फ्यूचर एस्पेक्ट्स, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये 3 चीज़ें जिसके ऊपर आज हमने बात की नहीं। मेरे साथ स्टूडियो में सबसे पहले मौजूद मेहमानों की तरफ चलती हूँ, मौजूद हैं शमीम मुमताज़ साहिबा हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, प्रोविंशियल रह चुकी, और आपको खुशामदीद कहती हूँ, एमपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया शमीम मुमताज़ साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही हमें ज्वाइन करें सिद्दीकुल फारूक साहब हैं, ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही मुझे ज्वाइन करिए जी गजाला सैफी साहिबा हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया गजाला सैफी साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी शुक्रिया बहुत। मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी शमीम मुमताज साहिबा, आज जो पानी का मामला है पहले उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लियाकत शाहवानी साहब ने एलिगेशन लगाया है, बहुत सीरियस कंसर्न है, बहुत सीरियस लेवल का ये एलिगेशन है जो उन्होंने कहा है। उन्होंने आज एक तरफ तो ये कहा है कि जी गुज़िश्ता 20 साल से सिंध ने हमारे पानी का हिस्सा कभी पूरा नहीं दिया। एक मुआहदा हुआ था 1951 में, 1991 की वो बात कर रहे हैं इरसा के साथ, और वो ये कह रहे हैं कि जिसके अकॉर्डिंग बलूचिस्तान का 10,900 क्यूसेक पानी का मुआहदा है। अच्छा, आज सुहेल अनवर सयाल साहब जो कि आपकी तरफ से वज़ीर आपाशी हैं, उन्होंने भी इस मामले पे बयान तो दिया है, तरदीद तो की है, लेकिन अब ये मामला हल कैसे होगा? क्योंकि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं सिंध में जो क्योंकि जैसे तो वो कह रहे हैं बलूचिस्तान टेल पे है, सिंध यहाँ क्लेम करता है कि जी हम यहाँ पे नीचे की सतह पे जा रहे हैं, डेल्टा और सारी चीज़ें। तो हाउ इट विल बी रिजॉल्व? क्योंकि अगर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर तीर नश्तर बरसाए जाएंगे तो आप लोग कैसे फिर मामला को हल करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा। हसास इशू है, पानी का मसला है ज़ाहिर है, और जहाँ तक इरसा का ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी इरसा पर जो है वो यकीन नहीं किया, ना उसकी कारकर्दगी पर हमें यकीन है। लेकिन चूँकि हम फेडरल की बात करते हैं कि फेडरेशन जब तक यकजा ना हो तो ज़ाहिर है मुल्क नहीं चलता, हमने उसको बादल ने ख्वास्ता कबूल किया उनके फ़ैसलों को। इसके बावजूद कि जो सैलाबी नहरें बनी थीं, जैसे चश्मा झेलम लिंक कनाल है या टीपीटी है, वो सब उस वादे पे बनी थी कि जी जब सैलाब आएगा, पानी ज़्यादा होगा तो ये नहरें खोली जाएंगी, और नॉर्मल हालात में ये नहरें नहीं खोली जाएंगी। लेकिन आप खुद गवाह हैं, मीडिया भी गवाह है इस बात का और दिखाता भी रहा है, और जिस तरह हमारे वज़ीर आपाशी ने आज तरदीद भी की है कि अगर बलूचिस्तान ये कहता है, उसकी कहीं है उसके ख्याल में कि सिंध उसका पानी चोरी कर रहा है, तो 20 साल के बाद आज क्यों ख्याल आया कि सिंध पानी चोरी कर रहा है? 20 साल से क्यों ख्याल नहीं आया? मैं ये समझती हूँ कि हम उसी तरफ जा रहे हैं कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी और ये कंटेनर पर बैठ के बात किया करते थे और कहते थे कि जी जो फंड मिलते हैं लोगों को वो सियासी रिश्वत होती है, तो मैं समझती हूँ शायद इस वक्त बलूचिस्तान को जो राज़ी करने की कोशिश की जा रही है सियासी तौर पर, क्योंकि अभी आपने कहा कि हम अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे मसाइल होंगे, हमें उसी अवाम में वापस जाना है जिससे हम वोट लेकर आए थे। तो ज़ाहिर है उन सब चीज़ों को देखते हुए नाराज़ लोगों को राज़ी करने का यही तरीका होता है कि उनको कुछ इस तरह की ऑफर्स की जाएँ जिसकी बिहाफ पर वो आइंदा की अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। तो ये भी हो सकता है कि जी इस वक्त बलूचिस्तान को, मैं खुद छोटे सूबों के हक़ में हूँ, बलूचिस्तान ज़ाहिर है एक बहुत हमारा बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाने वाला सूबा है हर लिहाज से, उसको भी तरक्की की उस लाइन में हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि वो एक यूनिट है पाकिस्तान की फेडरेशन का, और उसकी वो तमाम जो कमियां हैं उनको पूरी करना फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है। लेकिन उसके साथ साथ सिंध के ऊपर ये इल्ज़ाम तराशी करना कि सिंध जो है वो पानी चोरी कर रहा है, सिंध तो खुद इस वक्त पानी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है। आपने देखा डेल्टा का जो मामला है या कोटरी बैराज का मामला है, इंडस के ऊपर जाकर आप देखें कि इंडस पे क्या सूरत हाल है। मैं ये समझती हूँ कि अभी 1 साल पहले भी शायद एक बहुत बड़ा गलगला उठा था पूरे पाकिस्तान में
कि जी हम जो है वो पानी की कमी की तरफ जा रहे हैं और हमें डैम बनाने हैं, हमें फ़ंड चाहिए। लोगों ने फंड रेजिंग की, लोगों ने अपनी पॉकेट मनी में से 10-10 रुपए भी जमा कराए। 3 साल होने को आए फेडरल गवर्नमेंट को, क्या हुआ उस मामले का? कहाँ हैं वो पैसे, कहाँ हैं वो फंड, और कहाँ हैं वो ऐलान करने वाले लोग? देखिए, हमारा जो भरोसा जो उठता है, जो हमारा डेफिसिट है, वो यही है कि हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और ठीक हैं। है। तो हम उस तरफ जा रहे हैं अब भी कि मैं ये समझती हूँ कि बलूचिस्तान के साथ हम खड़े हुए हैं, बिल्कुल यकजहती में भी खड़े हुए हैं। उनके साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो सिंध के साथ भी कहीं इंसाफ नहीं हो रहा। और इरसा पर तो हम बिल्कुल भी इस वक्त भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि हर वो जो फेडरल गवर्नमेंट की जो काम करने वाले लोग हैं वो इस वक्त बी टीम बने हुए हैं पीटीआई की, ठीक चाहे है। वो कोई भी हो, और वहाँ पे ज़ाहिर वकालत सही तौर पर नहीं हो रही है हमारी। ठीक है, इरसा पर बिल्कुल भरोसा आप लोग समझते हैं कि नहीं कर सकते। लेट मी गो टू गजाला सैफी साहिबा। गजाला सैफी साहिबा, फेडरल इस मामले में क्या कर सकता है? क्योंकि देखिए ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है आज जो कि लियाकत शाबानी साहब ने मेंशन किया है बलूचिस्तान के एतबार से, और जिस तरह का एलिगेशन सामने आ रहा है सिंध के ऊपर अगेन, तो ये जो पानी का मामला है उसके लिए फेडरल क्या करेगा? और डैम्स की जहां बात आप लोग कर रहे थे और दीगर इनिशिएटिव्स की, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब भी इन्फॉर्म तो कर रहे हैं अलार्मिंग सिचुएशन में कि जी अब पानी का ये इशू सर उठाने वाला है और पानी की किल्लत का मामला बहुत तेजी से आगे जाएगा, बट व्हाट वुड बी द मेजर्स फॉर इट, कि किस तरह से इससे निपटने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी? देखिए, शुक्रिया इस सवाल करने का। और मैं ये समझती हूँ कि ये बात अभी बजट जो स्पीच हुई लास्ट 30 तारीख को, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने इसको एड्रेस किया है। और मुसलसल जब आप एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे हैं, जब आप बेहतर सीड प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, जब आप बहुत बेहतर यील्ड की यानी कि काश्त की जो परसेंटेज है वो बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर बात है पानी के भी जो मसाइल हैं उनको हल करने की भी बात साथ साथ हो रही है। जितने डैम्स की इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ली है, सदियों के बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर इसको कहा जाए तो वो बेजाना होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान समझते हैं कि वाटर सॉल्यूशंस के बगैर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स या एग्रीकल्चरल बेहतरी जो है काश्तकारी और काश्तकारों के लिए वो कभी भी नहीं आ सकती। तो ये जो मसला है ये मुसलसल सर उठाता रहा है पहले भी और अभी भी उठाता रहा है, मगर इसको पूरी कोशिश की जा रही है कि ट्रिब्यूटरीज और डैम्स और सही तरह से वाटर को पानी की सप्लाई सही तौर पे पहुंचाकर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है पंजाब और सिंध का उसको भी सॉल्व किया जाए। 3% का जो मामला पीछे चल रहा था उसको हल किया जाए पंजाब और सूबा सिंध के दरमियान। और बलूचिस्तान का जो अपना मसला है पानी की कमी का, उसको भी यकीनन हल किया जाएगा। ये धमकी देना कि जी हम हब डैम को और हब को हम बंद कर देंगे, ये मेरे ख्याल में नाजायज़ है और ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इन चीज़ों को हल करने के लिए मुसलसल प्राइम मिनिस्टर की टीम कोशा है और इसको हल किए बगैर हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स का सोच भी नहीं सकते। सही, ठीक है। सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, इस तरह से ये जो पानी का इशू इस वक्त आ रहा है ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर, जो क्राइसिस की इंटीमेशन दे रहे हैं वजीर आजम इमरान खान साहब भी, हाउ डू यू सी इट? और बार बार ये कहा जाता है कि माजी की हुकूमतों ने डैम्स पर तवज्जो नहीं दी, ये तो कहीं ना कहीं बात कही जाती है कि सच है, जैसे कि हम अपने पड़ोसी ममालिक में भी देख लें, इंडिया में देख लें किस तरह से डैम्स के ऊपर काम किया गया कंस्ट्रक्टिवली, वो बार बार हुकूमत मौजूदा यही लगाती है एलिगेशन कि माजी की हुकूमत अगर डैम्स बनाने पर तवज्जो देती तो शायद वाटर क्राइसिस इस तरह से रेज अप नहीं होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पानी के मसले की वजह से ही नवाज शरीफ हुकूमत ने दयामर भाषा डैम की ज़मीन ख़रीद कर तमाम मामला तय करके 2018 के बजट में 46 अरब रुपए रख दिए थे। इससे पहले इमरान खान साहब की KPK की हुकूमत 5 साल रही, उन्होंने कहा 350 डैम बनाने हैं। 350 डैम बनाने हैं, 5 साल वो गुजर गए, सूबे में 3 साल और गुजर गए, 8 साल सूबे में, और अब 3 साल मरकज़ में भी हो गए। तो हमें बताएं कि 350 तो छोड़ें, 35 तो छोड़ें, को 3 डैम बन गए हैं। दूसरी बात कि दयामर भाषा पे वो जाने वाले चीफ जस्टिस ने भी बड़ी कैंपेन चलाई
10 अरब रुपए भी जनाब जमा कर लिए, 10 रुपए फी कस भी हुआ। आज तक इमरान खान साहब बहुत बात करते हैं, और मेरी बहन गजाला सैफी जो आपकी भी शायद बिरादरी की हैं, ये भी आज कह रही हैं, मुझे ये जी बताएं कि कोई ईंटें 10 रखी हैं, कोई 10 ईंटें का अपना भाषा डैम की रख दी हैं इन 3 सालों में। जी तो मैं ये समझता हूँ कि ये जुबानी बातें करने की नहीं है, और इमरान खान साहब तकरीर करने के माहिर हैं, ये जुबान चलाने के बहुत माहिर हैं, लेकिन वतन इनसे नहीं चलाया जाता। अब दूसरी बात, बहुत सी बातें यहाँ हुई हैं, दूसरी बात ये भी सामने आई, लियाकत शाहवानी साहब कभी सिंध जो है वो पंजाब पे इल्ज़ाम लगाए, कभी बलूचिस्तान सिंध पे इल्ज़ाम लगाए। सूबों के दरमियान पानी के हवाले से ये इल्ज़ामात खतरनाक चीज़ है, बिल्कुल, ये इट कोई इज अ मुस्बत सीरियस बात नहीं कंसर्न। है। ये शॉर्टफॉल जो जी, क्राइसिस है ये वाटर सूबों का। के हाँ हैं, पानी जो है, पानी जिंदगी मौत का मसला बन सकता है, और सूबों के दरमियान अगर ये मसला उठ गया ज्यादा, तो सूबों के और विफाक के दरमियान बड़ी संगीन मामला हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये अर्ज करूंगा, जो आपने कहा कि मुल्क के मसाइल हल करने के हवाले से, भाई आपने तो, जैसे कि आपने अपना रिदा ठीक कहा, 3 साल गुजर गए, इन्होंने कहा था 100 दिन में इनकलाब बर्पा कर देंगे। जब पहले 100 दिन पे मीडिया ने बात की तो कहने लगे नहीं 6 महीने तो दे। जब 6 महीने गुजरे, तवज्जो आप जरा दीजिए, और मैं अपनी बहन गजाला जो है उनसे भी कहूंगा कि वो भी, गजाला सैफी भी तवज्जो दें। फिर कहने लगे नहीं 1 साल। फिर जब 1 साल तो कहने लगे हमें तो 5 साल का मैंडेट मिला है। अब जनाब इमरान खान साहब जब 3 साल गुजर चुके हैं, तो कहते हैं 10 साल से पहले तो मसाइल नहीं हल हो सकते। देखें चीन का जो सदर है वो 10 साल के लिए होता है। और फिर कहते हैं जी देखें सऊदी अरब में तो जो प्रिंस मोहम्मद हैं वो प्रिंस मोहब्बत, इस तरह की बातें करने लगे हैं कि 5 साल भी कुछ नहीं, 10 साल की बात करो। असल बात क्या है? ठीक असल है। बात ईमानदारी की ये है। एक एक लम्हा बस, जी कि जी इन्होंने कहा था मैं टीम बनाने का बड़ा माहिर हूँ। 200 बंदों की माहिरीन की टीम मैंने मुंतखब कर ली है, और ये 2018 के इंतखाबी कैंपेन में इन्होंने कहा। फिर ठीक है। 3 मरतबा टीम तब्दील की, 4 मरतबा वजीर तब्दील किए। पता ये चला टीम तो छोड़े, इमरान खान साहब को सर पैर का पता ही नहीं है, बस बातें और तकरीरें। चले तो मैं इस वतन पे, चलाना हाँ अच्छा, इस पे इस मैं रिस्पॉन्ड आदमी ले के लेती बस हूँ। में नहीं, मैं इस मगर पर जुबान चलाने में खूब माहिर। मैं इस पे रिस्पॉन्ड लूंगी। गजाला का भी। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, कमर्शियल ब्रेक है, लेना जरूरी है मुझे। आई हैव टू गो फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन। सिद्दीकुल फारूक साहब ब्रेक पे जाने से पहले फरमा रहे थे कि जी इस हुकूमत ने जितनी कैंपेन की थी डैम्स के हवाले से वो कहाँ है, उसकी कोई तैयारी नज़र नहीं आती। वैसे गजाला की तरफ मैं जाऊँ, पहले गजाला से इसके ऊपर थोड़ा सा रिस्पॉन्ड ले लूँ जो सिद्दीकुल फारूक साहब कहे थे। गजाला सैफी साहबा, डैम्स के हवाले से अपोजिशन कह रही है कि जो जिन डैम्स पे बात हुई थी वो तो आप लोग भी नहीं कर पाए, 3 साल का अरसा गुजर गया है, नज़र नहीं आ रहा। और इससे पहले केपी की गवर्नमेंट में भी आप रहे। जी मैंने इनकी सारी बातें सुनी हैं। हाँ जी। सिद्दीकुल फारूक साहब जो हैं वो बड़े लॉयल हैं अपनी पार्टी से, और ज़बान चलाने में ये भी कुछ कम नहीं है। हमेशा ज़बान चलाने में ही इनको मेरे ख्याल में भेजा जाता है, और इनको कुछ मेरे ख्याल में ज़बान चलाने के अलावा इनको नज़र भी कम आता है कि जो इस वक्त क्राइसिस से पाकिस्तान गुजरा है और पूरी दुनिया गुजरी है पेंडेमिक से, और अभी पेंडेमिक की जो हकीकत है उससे हम अभी फारिग नहीं हुए हैं। पेंडेमिक मौजूद है, और पेंडेमिक से पूरी दुनिया की इकोनॉमी शैटर हुई है। ये सवाल करने वाले इस वक्त कौन होते हैं, जब एक इमरान खान जिसने एक दिन भी छुट्टी नहीं की, एक दिन भी वो घर नहीं बैठा, और उसने बैठ के दिन रात काम किया है इस मुल्क की बेहतरी के लिए, आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। और ये ज़बानी बातें नहीं हैं, ये हकीकत है और ये सच है। एक सच्चा लीडर इस कौम को मिला है जो कि अपने लोगों की भलाई के बारे में दिन रात सोच रहा है। उसका काम है कि मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाए, और इंशाअल्लाह लेके जाएंगे। ये 2 साल में आप रिजल्ट देखेंगे इंशाअल्लाह। 1.5 साल जो आपको पेंडेमिक का गुजरा है, इसको उन्होंने नल एंड वॉइड नहीं किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जीरो नहीं किया। आप देखिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं,
पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, इंपोर्ट कम किया है, बिला वजह के खर्चे कम किए गए हैं। हर तरह से कोशिश की गई है कि अपने खर्चों को कम किया जाए और आम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर किया जाए। इसमें सिर्फ आटा दाल शामिल नहीं होता जनाब, इसमें और बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जिसमें आम इंसान की ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ऊपर लेके आया जा रहा है। लोग इज्जतदारी और खुददारी के मोहताज हैं, वेट कर रहे हैं कि उनको इज्जतदारी खुददारी मिले, और इमरान खान ने वादा किया है और उसको पूरा कर रहे हैं। इस बजट के बाद आप यकीनन मेरे ख्याल में सोचने पे मजबूर हैं, मगर जिनको बोलने की आदत है वो तो बोलेंगे, जो उनके दिल में आएगा वो कहेंगे, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता इमरान खान की तरक्की से। और हमें अगले 10 साल के लिए लोग हमें वोट डालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा गजाला, इसमें ये चीज ऐड ऑन कर दीजिएगा, एक और चीज जो वजीर आजम साहब ने कल एक तो फेज 2 का करते हुए कही है गवादर के जी फ्री जोन को खास तौर पे इस हवाले से कि जी अब बलूचिस्तान के नाराज लोगों से और अस्करियत पसंदों से जो बात हुई है खास तौर पे कि जी की जाएगी, सो अब इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी जो नाराज लोग हैं उनसे बात करने के लिए? और दूसरी तरफ आज जो ऑस्टेरिटी मेजर को पेश नजर रखते हुए प्रोटोकॉल्स कम करने की बात हो रही है, तो ये तो डे 1 से कहा जा रहा था कि करना था, अब 3 इयर्स के बाद इसको खास तौर पे क्यों ऐसे मौके पर जो है वो उठाया जा रहा है इस मामले को? कि क्या 2 साल तक अब हम ये देखेंगे आगे कि जो भी उन्होंने जिस तरह से कहा है कि जो निजी जितनी भी महफिलें होंगी या प्रोग्राम्स में वो जाएंगे तकरीबात में, और इंक्लूडिंग वुज़रा और गवर्नर और वुज़रा आला वगैरह, क्या सब अब बगैर प्रोटोकॉल्स के जाएंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो वादा किया है वो पूरा किया है। उनकी प्रोटोकॉल पे कोई 10 गाड़ियां आगे पीछे नहीं चलती, 100 गाड़ियां नहीं जाती। जिस तरह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आगे पीछे 100 गाड़ियां जा रही थी, और उन्होंने कोशिश की है कि जहाँ पे भी, हमेशा कोशिश की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि जहाँ पे भी इरेगुलरिटी हो, जहाँ पे भी लोग ये कोशिश करें कि प्रोटोकॉल और उस तरह से जाने की कोशिश करें, अपने आप को अहमियत देने की कोशिश करें, वो हमारी पार्टी की सोच और प्राइम मिनिस्टर की सोच के मुनाफी है। इसलिए इस बात को बार बार याद दिलाया जाता है। इसके कहने से ये मतलब नहीं है कि आज ये बात हो गई तो पिछले 3 साल तक उन्होंने प्रोटोकॉल बहुत ले लिया था, अब वो नहीं करें। बात का बतंगड़ मत बनाएं प्लीज, बात को जहाँ तक है उधर ही रखिए और अंडरस्टैंड कीजिए कि एक आदमी जो कि इंटेग्रिटी है, जिसकी पूरी दुनिया में मशहूर, जो अगर बैठ जाता है और अगर मुल्क के लिए आवाज़ उठाता है तो पूरी दुनिया के लोग, पाकिस्तानी जो बैठे हुए मुख्तलिफ मुल्कों में, वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को इतनी मदद कर दें कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो परेशानी से निकल आएँ। तो प्लीज़ ये जो मिसकंसेप्शन है आवाम के अंदर डालने का और कोशिश है इमरान खान की इमेज को ख़राब करने की, इससे आप ज़रा सा दूर रहिए। शुक्रिया। अच्छा, मैं शमीम मुमताज साहबा आपकी तरफ आती हूँ। पीपल्स पार्टी के एतबार से उन्होंने कहा कि जिस तरह होता है सूबाई हुकूमत आपके पास है एक सूबे के अंदर, तो अब जो ये बात हो रही है इस तरह प्रोटोकॉल्स को कट ऑफ करने की और सारी चीज़ें, क्या सूबाई हुकूमत भी इससे सीखेगी वजीर आजम के इस सारी बात से? सबसे पहले तो रिदा, मैं नहीं चाह रही थी कि कोई झगड़ा हो, बहुत आराम से बात हो, लेकिन गजाला ने चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लिया है तो मैं भी नाम लूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग अपनी गाड़ियों में कुत्तों को लेके नहीं घूमते हैं, गवर्नर हाउस की गाड़ियों में। और पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो प्रोटोकॉल अगर लेते हैं तो पीपल्स पार्टी के लोगों ने जो है वो गवर्नर हाउस की यूनिवर्सिटी से जो है वो मास्टर की डिग्रियाँ भी ले ली हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी लोगों ने जो है वो PhD कर लिया है, और दीवारें भी टूट गई हैं। मैं बड़े आराम से रोज़ गवर्नर हाउस को क्रॉस करके मैं असेंबली जाती हूँ और असेंबली से वापस आती हूँ। मैं, मेरी बहन, कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। साइकिल पे जाने वाला वज़ीर आज़म हॉलैंड का, वो ये कहते थे कि मैं तो साइकिल पे जाऊंगा, अब तो वो हेलीकॉप्टर से भी नीचे नहीं उतरते। वो कहते हैं ट्रैफिक जैम की वजह से मैं रोड पर नहीं चलता, मैं हेलीकॉप्टर में जाता हूँ अपने ऑफिस। मेरी बहन, छुट्टी ना करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी छुट्टी नहीं करते हैं, हम भी 24 घंटे काम करते हैं, मेरा वजीर आला भी 24 घंटे काम करता है, मेरा चेयरमैन भी 24 घंटे काम करता है। आपने छेड़ के बहुत गलत किया है, बहुत सारी बातें फिर मैं जो कह सकूंगी, नामदहू अला रसूल करीम से शुरू हो के बाद इन्नल्लाह मा साबिरीन से आई, और अब बजट के बाद तो इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन उनकी तरफ कौम जा रही है। आपने कहा कि जी कौम को ऊपर उठाना है,
बेशक लंगर खाने बना के उठाना है कौम को ऊपर, सऊदी अरब से ज़कात के चावल ला के आपने कौम को जो है वो ऊपर उठाना है, आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चोरी करके एहसास प्रोग्राम रख के आपने लोगों को ऊपर उठाना है। मेरी बहन ग्रीन पासपोर्ट को छोड़ दें, अब तो NIC लेके लोग चीनी की लाइनों में लग रहे हैं। आपने कहा चीनी और आटे की बात ना करें, जाहिर है आप ऊपर से आए हुए लोग हैं, सिलेक्टेड लोग हैं, आपको क्या पता कि गरीब आदमी के घर में जो बच्चा है वो रोटी खाता है, वो चीनी दूध में डाल के पीता है। आपने तो दूध की अशिया, चीनी की अशिया, चावल, आटा, कौन सी चीज है जो आपकी मैं कहती हूँ कोविड तो बहुत बात की बात है, कोविड ने तो आपको सपोर्ट कर दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको एक जगह मिली है कोविड का नाम लेकर के मुल्क को तरक्की नहीं दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिद्दीक अल फारूक साहब, 8 साल हो गए आपको KP में, दूध की नहरें बह गई हैं, हयाताबाद अस्पताल बंद पड़ा हुआ है, औरतें जन्म दे रही हैं गेट के ऊपर बच्चों को, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत तरक्की हो गई है, बहुत आवाम ऊपर चली गई है। ना ऐसी बातें करें गजाला, मैं नहीं चाह रही थी ये सारी बातें करना, मैं चाह रही थी कि आप इस वक्त बात करें वो 13 अरब रुपए, सिद्दीक अल फारूक साहब भी अब थोड़ी सी तस्वीर कर लें, 10 अरब नहीं सिद्दीक साहब, 13 अरब रुपए अब तक डैम के लिए जमा हो चुके हैं। सारी दुनिया छोटे डैम पर जा रही है, 300 350 डैम, बिल्कुल रिदा ने सही कहा, मैं तो खुद रोज दूरबीन लेकर छत पे जाके देखती हूँ कि शायद कोई मुझे नाली नजर आ जाए जहां आप लोग एक ईंट रख के दुआएं मांग रहे होते हैं खड़े होकर। खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त सूरत हाल है मुआशी तौर पर, खारजी तौर पर, आप किस तरफ जा रहे हैं, आपने क्या किया अफगानिस्तान से जो अब कुछ होगा, और जो पाकिस्तान 20 लाख लोगों को पहले भुगत रहा था, जो आए थे वहां से हमारे भाई अफगान भाई, क्या हम दोबारा मुकाबला कर सकेंगे उन चीज़ों का? क्या पाकिस्तान मुआशी तौर पे उस तरफ जा रहा है? और मुझे जवाब दे, जुल्फी बुखारी इसराइल क्या करने गए थे, मुझे उसका जवाब दे दीजिए, मैं सारी बातें मान लूंगी। वो तैयारा क्यों आके खड़ा हुआ था एयरपोर्ट के ऊपर 8 घंटे तक इसराइल का? ना ऐसी बातें करें गजाला, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। हमारे लीडरों ने कुर्बानियां दी हैं, खून बहाया है रोडों के ऊपर, आज हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अपने लोगों का खून बहाया आपके लोगों ने, खुदा का खौफ करें, अगर आप मुंह खुलवा रही हैं आपका काम ही है, आप लोग मुंह ही खोलते हैं और करते क्या है। मैं बोली हूँ तो आपका मुंह खुलने की बात हो गई ना, पहले आपने बात की, आपने इब्तिदा की पीपल्स पार्टी का नाम लेकर गजाला मुंह खोलना आप लोगों का काम है। वो ठीक कह रहे हैं सिद्दीक अल फारूक साहब, आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, बोलते हैं, अमल करना आप लोगों के बस की बात नहीं है। बना दिए, दुनिया जहान का माल खा और एलिगेशन। ये तो जब आप जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कितना माल आप लोगों ने खाया था। ये तो जब हम जाते हैं ना तो ये व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, वो सब शाया होते हैं। आप जाइए, आप कह रही हैं कि आपको लोग वोट देंगे, जिमनी इलेक्शन में दिखा दीजिए कहां पर खड़े हुए आप इस वक्त। 8 सीटें, एक आपने जीती है, 7 सीटें आपने लूज की हैं जिमनी इंतखाबात में। आप देखिए लोग आपको, तो आपने जान के महंगाई की है ताकि आपको अंडे और टमाटर ना पड़े जब आप अपने हलकों में जाएं। तो गजाला चली गई है क्या? वो बर्दाश्त नहीं कर सकी ना। हाँ चले दोबारा, सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती ना, इसलिए चली गई। हाँ, दोबारा उनसे राब्ता कर ले, अगर वो वापस आ रही है तो उनसे पूछ ले। इतने में मैं जरा सिद्दीक उल फारूक साहब की तरफ भी चले जाती हूँ। पीपल्स पार्टी को ना छेड़ा करें ना, हम खामोश बैठे हुए थे, इत्मीनान से बात सुन रहे थे, क्यों छेड़ा आपने? अच्छा गजाला दोबारा आ गई है लाइन पे। जी गजाला। जी जनाब। अच्छा मैं इतनी तकलीफ तो किसी मेरे ख्याल में चोर की दाढ़ियों में जो तिनके हैं उनको ही लग सकती है, और इनकी दाढ़ियों में बहुत बड़े बड़े तिनके हैं। ये बातें लंबी लंबी अरबों करोड़ों की कर रही हैं, और जो अरबों करोड़ों PTI की जो लोगों की तकलीफ उनको नजर नहीं आ रही है, आपकी आंखों में तो दरख्तों के शतीर हैं, हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ियां भी साफ हैं और तिनके भी नहीं है हमारे पास। खबर किया है, अपने अपनों को बांटो, रेवड़ियां वाली सिलसिला। चले एक कंस्ट्रक्टिव हम उसकी तरफ जाते हैं। मैं सिद्दीक उल फारूक साहब की तरफ भी चले जाती हूँ। बहस हो रहा है, बहस का कोई, इन लोगों को आदत ही है ये बातें करने से। इब्तिदा किसने की है गजाला? गजाला इब्तिदा किसने की है? छेड़ा तो आपने है। आप लोगों को आदत है इस तरह की बातें करने की। मैं तो बहुत आराम से बैठी हुई थी, मैं तो आप लोगों को सुन रही थी। आपने पीपल्स पार्टी का नाम लेके आपने छेड़ा है तो आप सुने भी फिर। चलें चलें हम कंस्ट्रक्टिव उस पे चले जाते हैं। अगर सब एक साथ बात करेंगे तो समझ नहीं आएगा मुझे। सिद्दीक उल फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगी। सिद्दीक उल फारूक साहब ये बता दीजिए, आज मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की है, चूंकि मुझे इस पे भी मौकिफ लेना है आपका, और जाहिर सी बात है आप गुफ्तगू करेंगे तो अब टाइम कम है। मरियम नवाज साहिबा ने जो, मैंने उनका शॉर्ट सुनवाया आगाज में, और आज एक मरतबा फिर उन्होंने जो है वो एलिगेशन लगाया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी, और उन्होंने इस बात को की भी सख्त बरहमी के साथ तरदीद की है कि कोई डील नहीं हुई है, चूँकि वो नज़र नहीं आई PDM के जलसे में, इस वजह से हुकूमत की तरफ से काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर जो है वो क्वेश्चन रेज अप हो रहे थे। सो आज फिर एक मरतबा उन्होंने जिस तरह की बात की है, क्या होगा आगे आइंदा आने वाले दिनों में? अब आज़ाद कश्मीर की जो मुहिम होगी इलेक्शन की, क्या वो हमें शहबाज शरीफ साहब की तवस्सुत से नजर आएगी चलती हुई, या मरीम नवाज साहबा भी उसका हिस्सा बनने जा रही हैं?
जी, पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा जी। कि मरकजी हुकूमत के तर्जुमान और वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने आज से 10 दिन पहले ये कहा जी। कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है, और चूंकि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है तो हम अगला इलेक्शन भी हम जीतेंगे। जब हुकूमत का तर्जुमान ये बात कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है और अदलिया भी हमारे साथ है, तो फिर मुझे बताइए कि अगर मरियम नवाज ये कहें कि ये अगर एस्टेब्लिशमेंट का इंतखाब है तो फिर इमरान खान ने जो कुछ किया है वो तो इस मुल्क और कौम को डिबोया है, फिर वो तो ये कहने में हक बजाने में है। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, जी। जो आज़ाद कश्मीर की कैंपेन की आप बात कर रही हैं, वहाँ अपना मरियम नवाज भी जाएंगी और शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे। बिल्कुल वो कैंपेन, वो पार्टी के सदर भी हैं, वो उनके चचा भी हैं, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं कौमी असम्बली में। लिहाजा पहले जो लोग ये चाहते हैं, कहते हैं ये हो जाएगा, भतीजी चचा में इख्तलाफात हो गए, ऐसी कोई बात अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। लेकिन एक बात और मैं दोनों बहनों से ये कहूँगा कि ठीक है, नाम ना ले तो अच्छी बात है, लेकिन असल में गजाला सैफी साहबा ने पहल की है, नहीं करना चाहिए। ये प्रोटोकॉल की बात जो हुई, इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने कहा मुझे 2 आदमी बहुत है, एक मेरा ड्राइवर, एक मेरा पीएस, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो एक दिन मैंने इनकी गाड़ियां गिनी, प्रोटोकॉल की 36 गाड़ियां थी, 36 गाड़ियां, तो मजाक नहीं है। देखिए सामने अगर कोई ये कहे कि सिद्दीकुल फारूक इस वक्त चुप बैठा है, बात नहीं कर रहा, लोग उस पर हंसेंगे। हमने काम तो नहीं किया, मुस्लिम लीग नून ने कब काम किया है? काम नहीं किया, लेकिन 12,000 मेगावाट बिजली बना दी। 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके लोड शेडिंग जीरो कर दी। दहशत गर्दी अल्हम्दुलिल्लाह सारी कौम को जमा किया, APC बुलाई नवाज शरीफ साहब ने, उसमें इमरान खान साहब को भी बुलाया, और दहशत गर्दी अल्लाह के फजल करम से खत्म कर दी। अब इनके आने के बाद फिर शुरू हो गई। अब ये बातें करते हैं, मसलन ज़राअत की बात मेरी बहन कर रही थी, भाई ज़राअत की बात आपने 1400 रुपए मन गंदम से 1800 कर दी, लेकिन डीजल दुगनी कीमत कर दी, खाद की कीमत 2 गुना कर दी, बिजली की कीमत 2 गुना कर दी, अद्वियात की कीमत, जरी अद्वियात की 3 गुना कर दी। उन्हें 400 रुपए मन अगर मिला तो फिर इस वक्त ऊंट से तो 1800 आपने खरीद लिया, इस वक्त मार्केट में 2300 रुपए मन है गंदम, और फिर आपने ये दावा किया कि 1 करोड़ 2 लाख मन, 2 लाख टन गंदम पैदा हुई है, बम्पर क्रॉप है। और रिदा, मुल्क की जरूरत है 55 लाख टन की, ये सुन ले जरा, 55 लाख टन मुल्क की जरूरत है, तो इसका मतलब है 45 लाख टन हमारे पास सरप्लस हो गई गंदम, फिर 10 लाख टन आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? यानी ये 55, 45 और 10, 55 लाख टन गंदम कहाँ लेके जाएंगे अगर वाकई वाफर हुई? कपास तो आधी हुई, दालें कम हुई, किसान को कहाँ से मिल रहे पैसे? खुदा के बंदो, आपने डीजल के पैसे बढ़ाकर, आपने अद्वियात के पैसे बढ़ाकर, आपने खाद की कीमतें बढ़ाकर ये सारे पैसे तो उनसे वापस ले लिए, बल्कि उन पर जुर्माना आप यूं समझ लिया ऐड कर दिया। फिर आप कहते हो आम आदमी की जिंदगी में बड़ी जिद्दोजहद कर रहे हैं। भाई आप क्या जिद्दोजहद कर रहे हो? आम आदमी चीनी 50-52 रुपए किलो की बजाय 120 तक तो लेता था, इस वक्त 100-110 रुपए है। बिल्कुल ठीक है। अब तो वो सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स ही 90 रुपए में लिया है, तो फिर आगे क्या होगा? हाँ, मैं गजाला से ले लूं इस पे गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। जी जी। बिजली और गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है भाई, तो सरप्लस बिजली थी ना, हम दे के गए थे, ये लोड शेडिंग क्यों शुरू हो गई आपके दौर में? ये कहाँ गई बिजली, कहाँ गई गैस? यार कुछ लोगों की जिंदगी में आपने तलखियां घोल दी हैं, और आप ये कहें कि जी हमने तो लोगों की जिंदगी जो है आसान बना दी है। खुदा के लिए ऐसे ऐसे झूठ ना बोलें जो समेटे ना जा सके। मैं गजाला से इस पे ले लूं रिस्पॉन्ड, हासिल ना दे। जी जी सिद्दीकुल फारूक साहब, गजाला सैफी साहब से ले लूं। जी गजाला, वो जो बात हो रही है बिजली गैस के हवाले से और भी दीगर जो हकायक बयान कर रहे हैं, ये तो चीजें सामने है ना, चीनी के हवाले से भी जो अभी कल ही हुआ है इनिशिएटिव, वो फिर यूटिलिटी, सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स ने जिस तरह से ले लिया है, खरीद लिए 90 रुपए में, तो फिर वो बेचेंगे किस तरह से? देखिए, ये जो ये बातें कर रहे हैं ना, इनकी ये गंदम की रेट से इनसे पूछें कि किस वजह से बढ़ते हैं गंदम का रेट। क्योंकि यहाँ होर्डिंग होती है, ये छुपाते हैं गंदम को, और होर्डर्स हैं इनके यहाँ बैठे हुए,
दूसरी बात ये कि जहाँ तक हेल्थ के मसाइल का ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हेल्थ कार्ड पूरे पाकिस्तान में दिया है। सिंध वाले जो हैं वो अब अग्रीड नहीं है ऑन दिस। अगर सिंध को भी हेल्थ कार्ड मिल जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारे नए हॉस्पिटल्स भी खुलें और बहुत सारे मामला भी हल हों। ये अपने आम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने में इंटरेस्टेड नहीं है सिंध की गवर्नमेंट। अगर वो इंटरेस्टेड होते तो इन 3 साल का रोना नहीं रो रहे होते, बल्कि पिछले 40 साल की कारकर्दगी का सीना फुला के और शोर मचा रहे होते कि हमने ये कारकर्दगी की है। जो इनके पास दिल है, जीरो, नथिंग, यानी कुछ भी नहीं। तो इतना शोर वो मचाता है जो साहूकार हो। इनको शोर मचाने नहीं, जबानों पे इनको जिप लगानी चाहिए। और ये बिलावजी की बातें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये किस तरह की गुमराही का इन्होंने लेसन लेकर आते हैं प्रोग्राम में आने से पहले। जी बिल्कुल, हाँ हाँ जी बिल्कुल, मैं बस लास्ट आप ही से ले रही हूँ, वाइंड अप करना है मुझे जी। मैं सिर्फ ये पूछूंगी हाँ। अपनी बहन से कि अगर सिंध कुछ नहीं कर रहा और हम हेल्थ कार्ड लेने को तैयार नहीं है, तो ये 70,000 लोग जो सिंध के अलावा दीगर सूबों से NICVD, GPMC, NICH में इलाज कराने आए, तो सिंध तो कुछ भी नहीं कर रहा। 40,000 लोग जो है वो बलूचिस्तान से आए, 38,000 लोग हमारे पास इलाज कराने के लिए, तो सिंध तो कुछ भी नहीं कर रहा। ये एक सोची समझी साजिश है कि हमने फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जो हॉस्पिटल हैं, हेल्थ कार्ड हमने सिर्फ उनको देना है। आप दे दीजिए आमतौर पर ना हेल्थ कार्ड, आप सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल को क्यों दे रहे हैं? आप चाह रहे हैं ना आम आदमी की जिंदगी ठीक हो, तो आप मेरी बहन ऐसी बातें ना करें। बिल्कुल सही कहा सिद्दीक अल फारूक साहब ने कि वो झूठ ना बोलें जो आपको समेटने मुश्किल हो जाए। जहां तक जिप लगाने की आपने बात की मेरी बहन, आप आइए 2 साल के बाद, अवाम आपकी जिस तरह जिप लगाएगी आपके मुंह पर भी, और जिस तरह का सलूक अवाम आपके साथ करेगी, बशर्ते कि फवाद चौधरी का वो स्टेटमेंट जो कि उन्होंने कहा कि जी अदलिया और जो इदारा है वो उनके साथ है, तो फिर जाहिर है अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह सिलेक्टेड आज परेशान हैं, शर्मिंदा हैं, वो अगले 5 साल और मजीद शर्मिंदा होंगे। और पाकिस्तान का वजूद जो है, मैं समझती हूँ अल्लाह ना करे आप लोगों की वजह से जो पाकिस्तान इस वक्त सफर कर रहा है, पाकिस्तान जो है मजीद मुश्किलात में ना चला जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, शमी मुमताज साहबा आपका, सिद्दीकुल फारूक साहब आपका, गजाला सैफी साहबा आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेजबान निदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।